बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल तक हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया था, पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कर रहे थे। उसके हमने एक्स बी नॉट ऑफ टी तक फाइंड कर लिया था, ठीक हो गया। अब फर्स्ट टेबल में हमने टी को 0 रखा, वहाँ से एक्स बी नॉट ऑफ टी फाइंड किया और हमारे पास जो पूरी कंडीशन बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी है जिसमें एक्स बी नॉट ऑफ टी की ये वैल्यू आई है। अब ये क्योंकि हमारे पास जो पैरामीटर टी इन्वॉल्व था वो कंस्ट्रेंट्स की राइट साइड पे था, तो वो फिजिबिलिटी को डिस्टर्ब चूँकि कर सकता था, तो अब हम इसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। अब कोई भी आपके पास जो इक्वेशन है या कोई भी आपके पास जो सिस्टम है वो फिजिबल तब होता है जब उसके जो राइट साइड मतलब जो उसका सोल्यूशन होता है उसमें सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, मतलब आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए, लेस देन में कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो लिखेंगे टू डिटरमाइन the first critical value T1 we apply the feasibility condition। फिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है कि एक्स बी नॉट ऑफ टी जो होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि 5 माइनस टी जो है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास आता है 5 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू टी। ठीक हो गया, कंडीशन ठीक है, लेकिन कंडीशन गलत है क्योंकि हमारे पास यहाँ से क्या बनता है, टी लेस देन इक्वल्स टू 5। हमारे पास टी होना चाहिए था ग्रेटर देन 5, ठीक है, हमारे पास आंसर लेस देन में आया है। तो यहाँ से समझ आ गई कि हमें नेक्स्ट जनरेशन पे तो जानना है, लेकिन क्या इसी वैल्यू को लेके चलना है या किसी और को, तो वो फिर हमें बाकी को चेक करना पड़ेगा। 30 प्लस टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 10 माइनस 3t, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी लेस देन इक्वल्स टू 10/3। अब लेस देन के लिए एक ये आई है और एक ये वैल्यू है। इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, ये है 3.33 समथिंग और ये है 5, तो ये छोटी है, तो हमने T1 किसको सिलेक्ट करना है, 10/3 को। तो हम लिखेंगे है द वैल्यू द सोल्यूशन रिमेन, लिखेंगे द सोल्यूशन remain feasible for 0 less than equals to t less than equals to 10/3. However, the value of basic variable x2, x3 and x6 changes with it। अब आपके पास जो हम ऑलरेडी हमने बी बनाया हुआ था उस बी के अंदर हमारे पास क्या बनना था, x2, x3 और x6, बेसिक में x2, x3, x6 चल रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास हमने कहा कि जब t लेस देन 10/3 है तो यहाँ से x2, x3 और x6 की वैल्यू भी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो हमारे पास हम कहते हैं हम लिखेंगे 10 एट t इज इक्वल्स टू 10/3। T1 भी कह सकते हैं, t भी कह सकते हैं। वी ऑब्जर्व, मेरे ख्याल से वीडियो विच में रुक गई थी, आपके पास था t इज इक्वल्स टू 10/3। वी डिटरमाइन द अल्टरनेटिव बेसिस b1 बाय अप्लाइंग द रिवाइज सिंप्लेक्स डुअल मेथड। अब हमने क्या करना है कि t 10/3 पे हमने डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाना है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि 10/3 किस पे आया था, लास्ट वाले पे। लास्ट वाले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टेबल बना था उसमें लास्ट वैल्यू 10 किसके साथ आ रही थी, x6 के साथ रिलेट थी, तो x6 ने क्या करना है, लीव कर देना। तो हमने लिखा है द लिविंग वेरिएबल इज x6। अब रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड हम लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एंटरिंग वेरिएबल को फाइंड करते हैं। एंटरिंग वेरिएबल को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, रिवाइज सिंप्लेक्स के लिए हम लोग उसके जेड रो कोएफिशिएंट्स फाइंड करते हैं। जेड रो कोएफिशिएंट में उसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं और जहाँ से वो मोस्ट नेगेटिव बन रहा होगा उसको हम एंटर करा देंगे। ठीक हो गया, तो चलिए इसकी रिवाइज सिंप्लेक्स लगाते हैं। मेंशन कर देते हैं फॉर एंटरिंग वेरिएबल एक्स बी नॉट हमारे पास क्या बन जाएगा, x2 था, x3 था और x6 का ट्रांसपोर्ट। सी बी नॉट क्या बनेगा, x2 का कोएफिशिएंट 2 था, x3 का 5 था और 0 था। इस तरीके से बी नॉट इनवर्स क्या बनेगा। अब ये चीज़ आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी ये 2-3 क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये जगह 1/2 माइनस 1/4 0 0 1 1 1/2 0 -2। ठीक हो गया।
अब जेड रो कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, उसके लिए पहले एम फाइंड कर लेते हैं। हेडिंग देते हैं कोफिशिएंट ऑफ अब नॉन बेसिक क्या है, x2 x3 x6 बेसिक में है, तो x1 x4 x5 आपके पास क्या है, नॉन बेसिक है। तो हमारे पास पहले m फाइंड करते हैं। m क्या होता है, सी बी नॉट इनवर्स। सी बी नॉट हमारे पास है, बी नॉट इनवर्स भी है। आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको आपने प्रॉपर जो लेक्चर सुन रहे हैं वो प्रॉपर इसको सॉल्व करके ही नोट्स पे जाएंगे, ठीक हो गया। इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 1 2 0। इस तरीके से अब हम जेड रो कोफिशिएंट ऑफ 1 निकालते हैं, तो z1 माइनस सी1 जगह mp1 माइनस सी1, ये हो जाएगा 1 2 0 1 3 1 माइनस 3। इसका आंसर आना चाहिए 4। नेक्स्ट आपके पास बनता है 4 के लिए निकालते हैं z4 माइनस सी4, इसका आंसर आना चाहिए mp4 माइनस सी4, इसका आंसर आना चाहिए 1। और z5 माइनस सी5 आंसर आ देना चाहिए 2। फिर हमने क्या निकालनी है, पिवट रो निकालनी है, और पिवट रो से हम क्या निकाल लेंगे, इसका चेक करते हैं कि एंटर किसने होना, ठीक है। ये बेसिकली जो है ये रिवाइज डुअल सिंप्लेक्स मेथड, या आपके सिलेबस का ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग पहले जैसे हमारे पास डुअल सिंप्लेक्स मेथड सिंपल जो डुअल सिंप्लेक्स होता था उसमें हम पहले लिविंग फाइंड करते थे और देन हम एंट्रिंग पे जाते थे। रिवाइज डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हम पहले लिविंग चेक कर लेते हैं, फिर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करके उसके पिवट रो फाइंड करते हैं, उसमें जो नेगेटिव वाला कोफिशिएंट होता है उसका मिनिमम लेके हमारे पास एंट्रिंग वेरिएबल आता है। तो हमने ये निकाल लिए। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, पिवट रो निकालते हैं। पिवट रो का फार्मूला हमारे पास होता है रो एसोसिएटेड विद लिविंग वेरिएबल इन बी नॉट इनवर्स, मल्टीप्लाई करना है P1 P4 P5 के साथ। बी नॉट इनवर्स के साथ क्या है, बी नॉट इनवर्स ये है, बी नॉट इनवर्स में x6 आपके पास लिविंग था, x6 के साथ तीसरी रो थी -2 1 1, ये आपके पास सॉरी -2 1 1, ठीक हो गया, -2 1 1। P1 क्या था आपके पास, P1 है 1 3 1, ये है 1 0 0 0 1 0। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 -2 1। वेरिएबल के लिए फार्मूला निकालना है, तो एंट्रिंग वेरिएबल आपके पास होता है मिनिमम, इसको हम थीटा का नाम भी देते हैं, थीटा इक्वल होता है मिनिमम ऑफ जो यहाँ पे नेगेटिव है। जैसे हमारे पास ये आया था ना -2 -2 1, इसमें नेगेटिव कौन है, ये है, तो इसको बस 1 पे डिवाइड करना है, ठीक है, 1 पे डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा वो आपके पास है वैल्यू की, उसका मॉड ले लेना है 1 बाय जो नेगेटिव वाली वैल्यू मॉड, आंसर में क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो आपके पास अब 1/2 है, नेगेटिव करस्पॉन्डिंग टू, अब आपके पास ये किसकी वजह से आया है, ये सेकंड वाले की वजह से आया है, और सेकंड वाला किसके साथ रिलेट कराया था, P4 के साथ। P4 किसके साथ रिलेट करता है, X4 के साथ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एंट्रिंग वेरिएबल क्या होगा, X4 एंट्रिंग वेरिएबल होगा। हमारे पास जो नई बेस बनेगी उसमें x6 को हटा के हम क्या बना देंगे, मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट xb1 बनेगा, xb1 में पहले था x2 x3 x6, अब x6 की जगह x4 का ट्रांसपोज, b1 भी हमारे पास पहले था p2 p3 p6, अब p4 आ जाएगा, मतलब 2 0 4 1 2 0 1 0 0, ये बन जाएगा। और इस तरीके से b1 इनवर्स की हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0 0 1 0 1/4 1/2 -1/2 0 -1/2। और इसी तरीके से xb1 ऑफ t फाइंड कर लेंगे, जैसे हमने पहले फाइंड किया, xb1 ऑफ t मतलब b1 इनवर्स b ऑफ t। b1 इनवर्स आपके पास है 0 0 1/4 0 1 1/2 0 -1/2 -1/2, और b1 इनवर्स b ऑफ t क्या है, कंस्ट्रेंट्स की जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, वो आपके पास था 40 - t 60 + 2t 30 - 70, तो वो आपके पास बन जाएगा
30 माइनस 7t डिवाइडेड बाई 4, 30 प्लस टी माइनस 5 प्लस 3 बाई 2t। इसके बाद हमें अगेन क्या करना है, इसके बाद अगेन हम इसमें चेक करेंगे कि वो अगेन फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, आप लोग उसको प्रॉपर खुद से सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऑलरेडी पहली एडिशन में कर लिया है। अब अगेन हमारे पास क्या बना है, हमारे पास ये चीज़ है, यहाँ तक आ गया। अब हमने अगेन चेक करना है कि क्या ये फिजिबल है कि नहीं। तो फिजिबिलिटी के लिए कंडीशन चेक करते हैं। फिजिबिलिटी की कंडीशन होती है कि XB1 ऑफ टी जो है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब है ये भी 0 से, इसमें भी टी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। जब मैंने तीनों में चेक की तो आपके पास इसमें जो 2 थी वो तो पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन टी की एक वैल्यू 30/7 थी, वो क्या थी, नेगेटिव थी। तो हम अगेन क्या करेंगे, टी को 30/7 के लिए अगेन चेक करेंगे। अब 30/7 जी थी वो पहले वाले की वजह से आ रही थी। पहले वाला मतलब आपके पास P2, तो P2 ने क्या करना है, आपके पास लीव कर जाना है। तो हमने नीचे मेंशन किया है कि द लिविंग वेरिएबल इज x2 बिकॉज इट कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन यील्ड्स द क्रिटिकल वैल्यू एट T2। उसके बाद हमने क्या किया, XB1 आपके पास ये वैल्यू बनी हुई थी, B1 फिर हमने ज़ेरो कोफिशिएंट्स फाइंड किए। उसके बाद अगेन हमने पिवट रो फाइंड की। पिवट रो फाइंड करने के बाद आपके पास कोई भी नेगेटिव नहीं आया, कोई भी नेगेटिव नहीं आया। इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू एंटर नहीं होगी। तो यही हमारे पास इसके ऊपर ही क्या है, हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाता है। द पैरामीट्रिक एनालिसिस एंड एट t इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू 30/7, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव है ही नहीं। जो हम एंटरिंग बनाते हैं उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि एंटरिंग अगर बन रहा है तो उसमें नेगेटिव होना चाहिए, और 1 पे वो नेगेटिव उसका मिनिमम लेते हैं। यहाँ से समरी आपके पास क्या बनती है कि पहले हमने वैल्यू ली 10/3 और फिर 30/7। पहले हमने 0 और 10/3 के दरमियान लिया, फिर 10/3 और 30/7 के दरमियान में लिया, और फिर 30/7 से बड़े वाले के लिए कोई सोल्यूशन आया ही नहीं हमारे पास, क्योंकि अगर वो चीज़ लीव तो हो रही थी लेकिन कोई चीज़ भी एंटर नहीं हो रही थी। नेक्स्ट हमारे पास 0 से, इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन आया था, सोल्यूशन हमारे पास था ये वाला, जिस 0 के लिए था वो था 5 - 3 30 प्लस t और 10 - 3t। तो हमारे पास x1 की वैल्यू थी, x2 की थी, और x1 की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ये वैल्यू जो थी ये हमारे पास थी x2, ये x2 के साथ था, x3 के साथ था, हमारे पास ये x3 के साथ रिलेट थी, और ये x6 के साथ थी। तो x1 की वैल्यू इसमें नहीं थी, x1 को हमने 0 लगा दिया, x2 की जगह हमने 5 - 7 और x3 की जगह 30 प्लस t लगाया। इन तीनों वैल्यूज़ को गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया, हमारे पास z की वैल्यू आ गई। फिर 10/3 से 30/7 के दरमियान में हमारे पास जो कंडीशन आई थी XB1 ऑफ t के लिए, वो ये वैल्यूज़ थी। ये आपके पास रिलेट कर रही थी ये x2 के लिए, ये x3 के लिए, और ये x4 के लिए। तो x1 यहाँ पे भी नहीं था, तो x1 0, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू और z की उसके ऊपर वैल्यू। लेकिन 30/7 के लिए हमने चेक किया कि लिविंग वेरिएबल तो बन रहा था x2, लेकिन एंटरिंग वेरिएबल हमारे पास कंडीशन ही नहीं बनी एंटरिंग वेरिएबल के लिए। इस वजह से हमारे पास इसके लिए नो फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है तो डिस्कस करें। इस क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करना है कि किस दफ़ा भी फाइनल पेपर में ये आया हुआ था। पैरामीट्रिक के ये 3 क्वेश्चंस हैं, और फाइनल में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये कंफर्म है कि पेपर में एक लॉन्ग पैरामीट्रिक का आता है, और इन तीनों में से ही आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कंफर्म तैयार करें। मिड टर्म के सिलेबस में आपका ये वाला पेपर जो जितने टॉपिक हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ें ये सारे आपके मिड टर्म के सिलेबस में इंक्लूड होंगे। तो इनमें से किसी को भी स्किप नहीं करना है। इसको ईमानदारी से नोट डाउन करें, इसके नोट्स प्रॉपर कल नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे सेंड कर दें। अल्लाह हाफिज़।